फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड आफ्टरनून पार्थ, विशाल, प्रिया, रविराज, ऋतिक, प्रिंस, वंदना, अनुराग, विश्वास। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करें, वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर है? अविनाश, रमेश, पंकज, अमित, ललित, हर्ष, अर्जुन, नीलेश, स्माइली, प्रशांत, राकेश, उषा, आरती, पंकज, प्रिंस, मुस्कान, विकी, सीलू, जयेंद्र, अवनी, चंचल, रितेश, आरजू, ऋतिक, राहुल, वाजिद, अवनी, रामप्रकाश, विकी, रिया, पंकज, मिथुन, अंकित, अभिषेक, सौरभ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए महारथियों, फिलहाल आपकी सेवा प्रारंभ करते हैं। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की थी वो आज की क्लास ना करें, पहले कल की क्लास करें, उसी के बाद आज की क्लास करें, अदरवाइज समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहली चीज, हम आपको कल एलिगेशन पढ़ा रहे थे। एलिगेशन में एवरेज वाले कुछ क्वेश्चन हमने आपको करा भी दिए थे, बेसिक भी करा दिए थे। हमने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वो थे, हमने कहा था हम आपको कल कराएंगे, और वो क्वेश्चन थे बॉलिंग एवरेज से रिलेटेड। लेकिन बॉलिंग एवरेज क्या होता है? क्रिकेट का टाइम चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच भी है। बॉलिंग एवरेज के बारे में बात करें तो क्या आप जानते हैं बॉलिंग एवरेज क्या होता है? चलिए तो बताते हैं बॉलर्स के बॉलिंग एवरेज के बारे में। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक होता है 12 रन्स पर विकेट, और एक होता है 12 रन्स पर ओवर, है ना। जैसे अगर किसी बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम बॉलर को, किसी भी बॉलर को 2 तरीके से जज किया जाता है कि वो एक कितने रन देकर के विकेट लेता है और वो एक ओवर में कितने रन दे रहा है। ये 2 चीजें होती हैं। जो मैच कह रहे हैं, जो बच्चे मैच खेलते हैं या मैच में इंटरेस्टेड है, उनको थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। तो यहां पर 12 रन्स पर विकेट या 12 रन्स पर ओवर का मतलब क्या है? देखिए, एक होती है जब कभी भी आप क्रिकेट देखते हैं, बॉलर आता है, उसके सामने कार्ड आता है, कार्ड में लिखा होता है इकोनॉमी और एक लिखा होता है एवरेज। तो इकोनॉमी और एवरेज क्या होती है? तो कोई बॉलर एक ओवर में 12 रन देता है, वो उसकी इकोनॉमी होती है, और 12 रन देकर के एक विकेट लेता है, वो उसका एवरेज होता है। तो जब कभी भी हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज इंडिकेट करता है कि वो कितने रन देकर के एक विकेट लेता है, यानी एक विकेट लेने में उसने कितने रन दिए। तो अगर हम किसी बॉलर के बारे में आपसे पूछें, जैसे हम आपको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं और हम आपसे कहें कि आप इस बॉलर का एवरेज निकाल लो, तो हमें उम्मीद है आप सभी अब निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा किसी बॉलर ने 50 रन देकर के 5 विकेट लिए, तो 50 रन देकर के अगर वो 5 विकेट ले रहा है तो क्या आप उसका एवरेज बता सकते हैं? अगर कोई बॉलर 24 रन देकर के 3 विकेट लेता है तो क्या आप उसका एवरेज बता सकते हैं? अगर कोई बॉलर मान लीजिए 48 रन देकर के 4 विकेट ले रहा है तो क्या आप उसका एवरेज बता सकते हैं? जी हाँ, आप बता सकते हैं, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आपको ये निकालना है कि एक विकेट लेने में वो कितने रन देता है। तो 50 रन पे अगर वो 5 विकेट लेता है तो उसका जो एवरेज होगा वो एवरेज होगा, एक विकेट पे जो रन देता है वही एवरेज होता है। तो 50 रन 5 विकेट पर, तो एक विकेट पर कितने? 10 रन, तो उसका एवरेज कितना होगा? 10 रन। अगर कोई 24 रन देकर के 3 विकेट लेता है तो उसका एवरेज कितना होगा? 8 रन। अगर कोई 48 रन देकर के 4 विकेट लेता है तो उसका एवरेज कितना होगा? 12 रन। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सबसे पहले आप सभी बच्चे हमें बताएं कि क्या आप किसी भी बॉलर का अब एवरेज निकाल सकते हैं? अगर हम किसी भी बॉलर के रन और विकेट दे दें तो क्या आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं? हमें उम्मीद है अब आप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम आपसे ये कहते हैं
हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे ये कहते हैं कि एक बॉलर का एवरेज पहले 15 रन का था, अब उसका एवरेज 1 रन से इम्प्रूव हो गया। इम्प्रूव मतलब बेहतर हो गया, पहले से 1 रन से बेहतर है। हम कहते हैं एक बॉलर का एवरेज जो था वो 12 रन का था, उसका एवरेज 2 रन से इम्प्रूव हो गया। 2-3 चीजें आपको इसमें बस समझनी होती हैं। हम आपसे कहते हैं एक बॉलर का एवरेज 24.85 रन था, अब उसका एवरेज 0.85 रन से इम्प्रूव हो गया। तो आप इसका मतलब समझते हैं, इम्प्रूव मतलब बेहतर होना। देखिए, जब कभी किसी बॉलर की बात की जाती है और हम आपसे कहें कि एक बॉलर वो है जिसका एवरेज 12 रन है, एक बॉलर वो है जिसका एवरेज 11 रन का है, और हम आपसे कहें कौन सा बॉलर बेहतर है, जो 12 रन का एवरेज है या जिसका एवरेज 11 रन का है, तो दिखने में नंबर 12 बड़ा लगता है, लेकिन 12 रन वाला जो है वो बेहतर नहीं है। बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैट्समैन वो बेटर होता है जो ज्यादा रन बनाता है, लेकिन बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेहतर बॉलर वो होता है जो कम रन देकर के विकेट लेता है। तो अगर हम आपसे ये कहते हैं कि 12 रन और 11 रन में कौन सा बॉलर बेटर है, तो आप सभी जानते हैं जिसका एवरेज 11 रन है वो बॉलर हमारा क्या है, बेटर है। सब जानते हैं इस चीज को। तो अगर कहीं ये कहा जाए कि किसी बॉलर का एवरेज इंप्रूव हुआ है, तो इंप्रूव का मतलब बढ़ना नहीं होता, पहले से वो ज्यादा रन नहीं दे रहा है, बल्कि इंप्रूव का मतलब वो पहले से कम रन दे रहा है। तो अगर हम आपसे ये कहते हैं कि एक बॉलर का एवरेज पहले 15 रन था, अब उसका एवरेज 1 रन से इंप्रूव हुआ है, इंप्रूव मतलब वो पहले से 1 रन कम दे करके विकेट ले रहा है, यानी कि उसका एवरेज अब 14 रन हो गया है। एक बॉलर का एवरेज पहले 12 रन था, अब वो 2 रन से इंप्रूव हुआ है, मतलब पहले से 2 रन कम 10 रन देकर के विकेट ले रहा है। बॉलर का एवरेज 24.85 से 0.85 इंप्रूव हुआ है, मतलब पहले से 0.85 रन दे कम दे करके विकेट ले रहा है, यानी कि अब उसका एवरेज 24 रन का है। हमने आपको 2 पॉइंट बताए, क्या आप इन दोनों पॉइंट से क्लियर हैं कि अगर किसी बॉलर का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इंप्रूव का मतलब क्या होता है? इंप्रूव का मतलब जितने भी रन से इंप्रूव होगा वो पहले से कम हो जाएगा। और तीसरा तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, हमने बताया था कि एलिगेशन में जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हम एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो बेस वैल्यू का आता है, और बेस वैल्यू क्या होती है बॉलर के एवरेज में? रन्स पर विकेट, रन्स पर विकेट। तो इसमें बेस वैल्यू क्या है? विकेट। तो रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा? आपका विकेट्स का। ये 3 पॉइंट आपको आने चाहिए, और अगर ये 3 पॉइंट आते हैं तो क्वेश्चंस में आपके लिए कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट, एवरेज कैसे निकालते हैं? तो जितने भी रन आपको दिए जाएं उसे टोटल विकेट से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाता है, यानी 1 रन देने के लिए उसने 1 विकेट लेने के लिए वो कितने रन देता है, वो उसका होता है एवरेज। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी इंप्रूव बोलता है यानी कि पहले से एवरेज बेहतर हुआ है, तो उसका मतलब पहले से वो इतने रन कम दे करके विकेट ले रहा है, यानी कि माइनस कर देंगे। तीसरा पॉइंट, जब कभी भी बॉलिंग एवरेज में आप एलिगेशन लगाएंगे तो बेस आपका विकेट होता है, तो रेशियो विकेट्स का आएगा। अगर ये 3 पॉइंट आते हैं तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो, इसमें आउट हो गया, अच्छी बात है, पढ़ लो अब। बड़े खिलाड़ी हैं इस क्लास में। तो अब हम क्वेश्चन दिखाएं। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, वैसे अच्छे क्वेश्चन क्यों हैं? वैसे टफ नहीं है, लेकिन आपने जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं या खुद पढ़ चुके हैं वो जानते हैं बॉलिंग एवरेज वाला क्वेश्चन उन्हें दिक्कत करता है, लेकिन अब नहीं करेगा। चलिए, तो 2 क्वेश्चन है इसमें, एक हम करेंगे और एक आप करेंगे। पहला हम, दूसरा आप। ये देखो, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इन अ सर्टेन इनिंग्स वाज 24.85।
एक गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत 24.85 था। तो एक बॉलर का जो पहले एवरेज था वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, अगर उसने हमें एवरेज दिया है तो इसका मतलब ये अच्छी बात है। तो पहले का एवरेज उसने हमें दिया है कितना, 24.85। In his next innings, he takes 5 wickets and gives 52 runs. अगली पारी में वह 52 रन देकर के 5 विकेट लेता है। नेक्स्ट इनिंग में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट लिए। तो इसका मतलब अगली पारी में उसका जो एवरेज है वो 52/5 यानी कि 10.4 है। क्लियर। तो अगली पारी में उसका एवरेज 10.4 है और इसके विकेट्स हमें पता है इस पारी के। इस पारी के विकेट कितने हैं, 5। जिसके बाद उसके औसत में 0.85 रनों का सुधार हुआ। हिज एवरेज इंप्रूव बाय 0.85। तो पहले एवरेज 24.85 रन था, उसमें 0.85 रन का इंप्रूव हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 24.85 से 0.85 कम, यानी कि उसका एवरेज अब 24 रन का हो गया। तो ये ऊपर जो हमने लिखा है ये सब वही है जो हमने आपको अभी समझाया था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां से क्या होगा, यहां से जब आप अंतर करेंगे तो 13.6 और 0.85 जो आएगा वो रेशियो होगा। और आप जानते हैं रेशियो किसका होता है, विकेट्स का। अब आप 13.6 और 0.85 का जब रेशियो निकालेंगे तो 0 बढ़ा करके पॉइंट हटाएंगे, 17 से 5, 17 से 80 और 16 और 1। तो हम बोल सकते हैं 16 और 1 का रेशियो है किसका, विकेट्स का। अब आपको ये भी पता है जो एक जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 5 विकेट्स। तो एक की वैल्यू 5 विकेट्स है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी, 5 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 80 विकेट्स। तो अब हमें ये समझ में आया कि ये जो बॉलर है इसने पहले 80 विकेट लिए थे, अंतिम मैच में उसने 5 विकेट और ले लिए हैं। तो अंतिम मैच से पहले उसके 80 विकेट थे, अब 5 और ले लिए हैं तो अब उसके 85 विकेट्स हैं। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि अंतिम मैच तक, है ना, पिछले मैच से पहले यानी पिछले मैच तक उसके कितने विकेट हैं और अब तक उसके कितने विकेट ले चुका है। तो दोनों चीजें अलग हैं। एक तो जो अंतिम मैच खेला है उससे पहले कितने विकेट थे, और एक है अंतिम मैच खेलने के बाद। जैसे आज टेस्ट मैच चल रहा है तो कोई भी बॉलर जब आज टेस्ट मैच खेलने आया होगा तो टेस्ट मैच खेलने से आने से पहले उसके कुछ विकेट रहे होंगे। अब वो जब टेस्ट मैच खेल लेगा तो उसमें कुछ विकेट लेगा तो वो उसमें जुड़ जाएंगे। तो दो चीजें पूछता है, एक तो जो आज का मैच चल रहा है उससे पहले कितने विकेट थे और एक आज के मैच के बाद उसके कितने विकेट हैं। तो देखिए क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर लास्ट मैच। पिछले मैच तक, ठीक है, कितने विकेट लिए, ठीक है, पिछले मैच तक यानी अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए। तो अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए हैं, 80, 80 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। हम इसको रिपीट करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, अभी हमने डिटेल में समझाया है। अगला क्वेश्चन आप करेंगे तो धुआं धुआं कर देंगे आप लोग, है ना। नोट कर लीजिए, इसको फिर हम रिपीट कर देते हैं, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक गेंदबाज का पहले एवरेज इतना था, अंतिम मैच में वह 52 रन देके 5 विकेट लेता है, मतलब अंतिम मैच में उसका एवरेज इतना है। ऐसा करने से पहले से 8.85 से इंप्रूव हुआ, मतलब 24 हो गया। तो पहले इतना था, अंतिम मैच में इतना है, ओवरऑल इतना है। तो बस सीधे सीधे रेशियो आ गया 16 और 1 का, और वो रेशियो होता है विकेट्स का। एक की वैल्यू दे रखी है 5 विकेट, तो 16 की विकेट वैल्यू हो जाएगी 80 विकेट। अब बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन और करिए, उसके बाद भी किसी को दिक्कत आए तो आप हमें बताएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम है।
बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इन सर्टेन इनिंग्स वॉज 12.4 रन पर विकेट। पहले इस सेंटेंस को पढ़िए। एक गेंदबाज का कुछ पारियों में औसत 12.4 रन था। कितना था? 12.4। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए, ही गिव्स 26 runs and takes 5 wickets in next match। अगली पारी में वह 26 रन देकर के 5 विकेट लेता है। तो 26 रन देकर के 5 विकेट, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 5.2। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर विच हिज एवरेज बिकम्स 12 रन, जिसके बाद उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो गया। इंप्रूव नहीं हुआ है, 12 हो गया। तो 12 हो गया तो और इजी कर दिया। तो अब उसका एवरेज कितना है? 12। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे इसका रेशियो निकाल सकते हैं। और इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 0.4, और यहां निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू इससे माइनस करेंगे तो 6.8। तो ये अनुपात हो जाएगा 17 और 1 का। तो इन विकेट्स का अनुपात 17 और 1 का है। अंतिम मैच के विकेट आपको दे रखे हैं ये 5 विकेट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस एक की जो वैल्यू है वो है 5 विकेट। तो एक की वैल्यू 5 विकेट है, तो 17 की वैल्यू होगी 85 विकेट। अब देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी विकेट हैड बीन टेकन टिल लास्ट मैच। तो उसने पिछले मैच तक नहीं, उसने अंतिम मैच तक, पिछले की जगह होगी अंतिम मैच तक। अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए? तो अंतिम मैच तक मतलब ये टोटल कितने हो जाएंगे उसके? 90 विकेट्स। यही आपसे पूछा गया है। 90 इज द राइट आंसर। तो पहले कितने थे? 85। हिंदी के अकॉर्डिंग गलत हो गया होगा, कुछ बच्चों ने हिंदी के अकॉर्डिंग जो किया होगा, है ना। हिंदी में तो चेंज करना है अंतिम मैच तक। तो अंतिम मैच तक उसके हो जाएंगे 90। वेरी गुड रितेश, हर्षित, सुमन, विकी, प्रिया, अशोक, सचिन, भोला, शिवम, बहुत बढ़िया। पार्थ, जयश्री, मुस्कान, निशिकांत, सचिन, वंदना, दीपांशु, मुस्कान, भोला, बहुत बहुत खूब। अब बताइए, अब सबको क्लियर है? अब जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, अब हम कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो अभी हमने आपको एलिगेशन में 2 तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं, और वो 2 तरीके क्वेश्चन क्या है? एक बेसिक कराए थे, दूसरा आपका एवरेज करा दिया। अब हम कराते हैं आपको तीसरा पैटर्न, और उस तीसरे पैटर्न में हमारा क्या होगा? तीसरे पैटर्न में हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी काफी आसान होते हैं। अब देखो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहला क्वेश्चन बनता है उसमें क्या बनता है? जैसे कोई फल वाला या सब्जी वाला है, तो आपने देखा होगा कोई फल वाला या सब्जी वाला जब होता है, तो जब वो सुबह फ्रेश सब्जियां लेके आता है तो ज्यादा प्रॉफिट पर बेचता है। लेकिन जब वही सब्जियां शाम तक बच जाती हैं या खराब होने लगती हैं, सूख जाती हैं, तो वो कम दाम पर भी बेच देता है, यानी कि कम प्रॉफिट में भी बेच देता है। तो वो आपसे यही कहेगा कि कुछ सब्जियों को सुबह तो उसने ज्यादा प्रॉफिट पर बेचा, शाम को बची हुई को कुछ लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल उसे कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। जैसे हम आपसे कहें, कुछ सब्जियों को वो 5% लाभ पर बेचता है ना, और कुछ को वो 5% हानि पर बेचता है। ओवरऑल 2% उसे प्रॉफिट होता है। तो देखो, 5% प्रॉफिट 5% लॉस को या तो आप ऐसे करो, प्रॉफिट मतलब प्लस, लॉस मतलब माइनस, और प्रॉफिट मतलब प्लस, या तो ऐसे करो। ऐसे करने में दिक्कत क्या होती है कि बच्चे माइनस प्लस का अंतर करने में कई बार गड़बड़ी कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें गलती के चांसेस रहते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि प्रॉफिट हमने बताया था 100 से प्लस, प्रॉफिट है तो 100 से प्लस यानी कि 105, लॉस है तो 100 से माइनस यानी कि 95, और ओवरऑल 2% प्रॉफिट मतलब 102। तो यहां से अंतर करने में गलती होने के चांसेस नहीं रहते। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर तीनों ही प्रॉफिट में हो तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट और लॉस में हो तो उसमें प्रॉफिट वाले को 100 प्लस लिखो, लॉस वाले को 100 माइनस लिखो, तो गलती होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना? अरे महान आत्मा, न्यू चैप्टर नहीं, वही टॉपिक है, वही चैप्टर चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमसे नहीं बनता सर, बट अब ऐसा
लगता है कि बन जाएगा सवाल, बिल्कुल बनेगा। अब देखो, अगर सब आपको पहले आता तो आप यहाँ क्यों आते? आपको नहीं आता तभी तो आते हैं बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कहने के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, लेकिन एलिगेशन से ये बहुत आराम से हो जाएगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड होंगे, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये एलिगेशन ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ये देखो, a fruit seller has 108 kg fruits. He sells some quantity at 28% profit, remaining 8% loss. On wholesale, he gets 17% profit. एक फल विक्रेता के पास 108 किलोग्राम फल है, कुछ भाग 28% लाभ पर। 28% लाभ मतलब 128 पर, शेष भाग 8% हानि पर, यानी कि 100 से 8 कम मतलब 92 पर, और उसे कुल बिक्री पर 17% का लाभ मतलब 100 से 17 अधिक 117। गेम खत्म। तो यहां से ये अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? ये तो हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 25। तो 25 और 11 का अनुपात हो गया, और टोटल आपको दे रखा है 108 किलोग्राम। तो 108 किलोग्राम को 25 और 11 के अनुपात यानी कि 36 से तो कर देंगे डिवाइड। पूछा क्या है? 28% लाभ पर जो बेची गई है, यानी 25 की वैल्यू पूछी है, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 kg। यही है सही, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड पार्थ, विकी, पंकज, पीयूष, मुस्कान, विकास, अमन, पूजा, अशोक, बहुत खूब महारथी हो, है ना आसान? अब आप हमें आराम करने दो, आप लोग काम करो। तो अब हम करने वाले हैं आराम, क्योंकि अब 2-4 क्वेश्चन बैक टू बैक ऐसे ही होंगे और आप लोग करेंगे काम। हमें उम्मीद है ये सब क्वेश्चन को तो आप हवाई करने वाले हैं। बताइए, ये देखो घोड़े, एक आदमी 15,000 नहीं 1,55,000 में 2 घोड़े खरीदता है। पहले घोड़े को 23% के नुकसान पर, दूसरे को 27% के लाभ पर। 23% का नुकसान 100 से 23 कम मतलब 77, 27% प्रॉफिट 100 से 27 अधिक 127। ठीक है, पूरी बिक्री पर उसे ना तो लाभ मिलता है ना हानि, लाभ ना हानि मतलब 100। गेम खत्म हो गया, अंतर हो गया 23 और अंतर हो गया 27। तो 27 और 23 का अनुपात हो गया, बस खत्म। पहले घोड़े की कीमत बताइए। तो टोटल आपका बन रहा है 50 और यहां टोटल दिया है 1,55,000। तो 1,55,000 को 50 से डिवाइड करेंगे और पहले घोड़े के लिए 27 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया? थैंक यू समीरन। पहले ये सब नहीं आता था, अब तो बन जाएगा। पहले ही आता तो फिर आप यहां क्यों होते? चिंता मत करो, मजे करो, एंजॉय करो। तो काट लेते हैं 5 से ये 31। ठीक है, तो 27 एकम 27 और 27 थी 81, 81 2 83, तो 83,700। ये आपका आंसर ऑप्शन ए है ना? इजी। पार्थ, अशोक, आर्यन, रितेश, अमित, बहुत खूब। चलो जल्दी से नोट करो। हिमांशी, जयश्री, रितेश, विकी, रजनी, शिवम, बहुत बढ़िया। हो तो टैलेंटेड आप लोग सबके सब। बहुत खूब, दिल खुश कर देते हो आप लोग कभी कभी तो। अगला देखो, ये देखो महारथियों, एक घोड़ा गाड़ी वाला क्वेश्चन तो बहुत देखा होगा आपने। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और गाड़ी को 40,000 रुपए में खरीदा। उसने घोड़े को 10% के लाभ और गाड़ी को 5% की हानि। 10% का लाभ मतलब 110, 5% हानि मतलब 95 पर बेच दिया।
उसे कुल 1% का लाभ हुआ। कुल 1% लाभ मतलब 101। खत्म, ये खत्म। अब यहां पर ये अंतर है 9 का, यहां पर अंतर है 6 का, तो अनुपात होगा 2 और 3 का। और 2 और 3 कितना होता है? 5। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 40,000। तो 40,000 में दोनों चीजें खरीदी हैं, मतलब 5 की वैल्यू है। आपसे घोड़े का मूल्य पूछा है, मतलब 2 की वैल्यू। तो आंसर हो जाएगा 16,000। ऑप्शन बी यही है सही। कालू, मुस्कान, पार्थ, केटीपी, आर्यन, अजय, पूजा, विकी, पीयूष, रितेश, शुभम, विकास, चलिए स्माइली, रमेश, सागर, हर्षित, संदीप, दीपांशु, अभिषेक। चलिए अगला देखो। तो ये आसान आसान से क्वेश्चन है, बताने के लिए कुछ है नहीं, ये ऑलरेडी आप कल सब पढ़ चुके हैं। तो कल पढ़ चुके हैं तो आपके लिए नया कुछ नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे मजेदार है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मजेदार कैसे किया है ये देखो। थोड़ा मजेदार क्वेश्चन कर दिया ये। अमन ने 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो घड़ी 18,700 में खरीदी। उसने फास्ट ट्रैक को 12% लाभ, कैसियो को 10% हानि। तो 12% लाभ मतलब 112, 10% हानि मतलब 90। ठीक है। और पूरी बिक्री पर ना तो लाभ मिलता है ना हानि, ना लाभ ना हानि मतलब 100, ना तो 100 से प्लस ना 100 से माइनस। गेम खत्म। ये 12, ये 10, अनुपात 5 और 6 का। अब देखो इसमें गेम क्या है। ये 5 और 6 का जो अनुपात आया है, यहां पर 2 फास्ट ट्रैक हैं और ये 3 कैसियो हैं। ठीक है। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे कि ये टोटल है 11 और यहां टोटल दिया है 18,700। तो 18,700 को 11 से डिवाइड करके 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा करने से जो वैल्यू आएगी वो 2 फास्ट ट्रैक की आएगी। आएगी या नहीं आएगी बताओ। और 11 से ये 17, 17 पंजे 85। तो आपको ये पता चलता है कि 2 फास्ट ट्रैक घड़ी 8500 रुपए की है। ऐसे ही इस 18,700 को 11 से डिवाइड करके जब आप 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कैसियो का प्राइस आता है और वो आता है 102, यानी कि 10,200। तो गेम क्या है? गेम ये है कि अभी तक क्वेश्चन में एक एक ही वस्तु होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में एक नहीं, दो दो वस्तु, 2 और 3 वस्तुएं हैं। तो 2-3 वस्तुओं से कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 वस्तुएं होंगी तो कोई पॉइंट नहीं है, बस वैल्यू भी 2 और 3 की आएगी। अब यहां से आपको एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो का प्राइस पूछा है। तो 2 फास्ट ट्रैक 8500 की हैं, तो एक कितने की होगी? उसके लिए 2 से डिवाइड, 4250। 10,200 की 3 है तो एक कितने की होगी? 3400 की। खत्म। तो 4,250 और 3400, यही है सही। अब बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन से कोई दिक्कत थोड़ी है। ये भी तो वही क्वेश्चन है, घूम फिर करके आपके वही क्वेश्चन हो गया। पूजा, अभिषेक, अजय, विकी, पार्थ, कालू, आरती, वंदना, प्रिंस, मोहित, रितेश, काव्या, निशिकांत, रितेश, दीपांशु, अमन, शिवम। चलिए अब ऐसा एक और देखते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले वही सब चल रहा है, देखो नया कुछ नहीं है। 10,200 कहां से आया? अरे महान आत्मा, इसको सॉल्व करने पर 10,200 आया। आंसर कुछ ज्यादा आ रहे हैं, मतलब लग रहा है कि ये कहां से आ गया। ये गलत क्वेश्चन आ गया है, ये गलत क्वेश्चन आ गया 20वां। ये आपके लिए नहीं है, इसको अभी छोड़ दो। 20वां क्वेश्चन दूसरा लगेगा, इसको हटा दो अभी ना। ये दूसरा क्वेश्चन लगेगा, यहां पर गलत क्वेश्चन आगे लगा दिया है।
चलो अब देखिए, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन भी वही है, लेकिन अब ये आप रटाते हैं भाई क्या रटा दिया तेरे को? अच्छा तो हम रटा रहे हैं आपको, हम कह रहे रट लो चीजों को। कितने महान इंसान हो मेरे भाई तुम, हर एक चीज को विद लॉजिक समझा रहे हैं। रटने का मतलब जानते हो? हैं? रटने का मतलब पता भी है क्या होता है? क्या रटा दिया तुमको? हर एक चीज का लॉजिक बता रहे हैं, तब भी पता नहीं कहां से ये मूर्ख आ जाते हैं। कौन सा लॉजिक नहीं बताया आपको, बताओ। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो सिंपल इंटरेस्ट का है। तो अब जो क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन होंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट एंड परसेंटेज के होंगे। मेरे भाई लॉजिक का मतलब क्या होता है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका लॉजिक नहीं बताया? इतना एमटीएस बैच में ना कोई इतना लॉजिक बताता भी नहीं है, ये सब सीधे सीधे कह देते हैं ये हो गया वो हो गया, तो समझ में आता है। हर एक चीज का लॉजिक बता रहे हैं, तब तो ये हाल है। आधा घंटा केवल क्लास में टॉपिक स्टार्ट होने से केवल बोलते ही रहते हैं। एक तो मूर्ख पता नहीं कहां से जाते हैं। रटने का मतलब पता ही नहीं है, रटने का मतलब पता होता समझ में आता, तब अब बोलते ही नहीं। जाओ बाहर कहीं दूसरी जगह तो पता चलेगा रटने का मतलब क्या होता है। एक आदमी 2 योजनाओं में 80,000 रुपए का निवेश करता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये भी एलिगेशन से हो जाता है। ठीक है, जो क्रमशः 8% और 6% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है, 3 साल के अंत में उतने रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। अब समझो, अब आप एक जगह 8% दे रहे हैं, एक जगह आप 6% दे रहे हैं, दोनों से 18,000 रुपए मिल रहा है। अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि ये दो चीजें तो परसेंटेज में है और एक चीज किस में है? रुपए में। एलिगेशन ऐसे नहीं लग सकता। एलिगेशन कब लगेगा? जब ये दोनों परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में हो, या फिर ये रुपए में है तो ये भी रुपए में हो। दूसरी चीज, ये जो है वार्षिक है, ये वार्षिक है और ये 3 साल का है, तो दो अंतर है। एक तो तीनों चीजें सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए और तीनों चीजें वार्षिक होनी चाहिए, ये टाइम भी सेम होना चाहिए। अब हम कैसे करेंगे? अब हम ऐसे करेंगे कि अगर दो चीजें परसेंटेज में रुपीज में है तो या तो इन दोनों को रुपीज में चेंज कर लो, तो हम इन दोनों को रुपीज में चेंज कर लेते हैं। जैसे 80,000 का 8%, टोटल 80,000 है ना, तो 80,000 पर अगर हमें 8% ब्याज मिलता तो 6400 मिलता, और उसी 80,000 रुपए को पूरे को हम 6% पर देते तो 4800 का मिलता। मिलता नहीं मिलता? तो हमें पहली स्कीम से एक साल में 6400 मिलता, दूसरी स्कीम से 4800 मिलता एक साल में। वार्षिक मतलब एक साल, और यहाँ 3 साल में दिया है 18,000, तो 18,000 3 साल का है, तो एक साल का यहाँ कितना मिल रहा है? 6,000। तो अब हम नोटिस करेंगे तीनों ही चीज हमारी रुपए में हो गई और तीनों ही चीज हमारी एक साल में हो गई। अब हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, खत्म। है ना इजी? तो क्वेश्चन वही, सोच नई। अंतर 400, अंतर 1200, तो रेशियो हो गया दोनों स्कीम में जो इन्वेस्ट किया है उसका 3 और 1। तो बस 80,000 रुपए जो हमारे पास दे रखे हैं, 80,000 रुपए को 3 और 1 में सीधे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 60,000 और यहाँ उसने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। कौन सा पूछा है? 8% वाला पूछा है, बड़ा वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 60,000। डन। सॉरी सर, मेरे भाई सॉरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई चीज रटाई हो तो आप बताओ ना कि क्या रटाई है। हैं? कोई टीचर इतने दिल से पढ़ा रहा है और आपका एक कमेंट, आपने तो केवल कमेंट रटाते हैं। रटाया तो क्या रटाया है? क्या लॉजिक नहीं बताया? आप ये पूछो। अगर आपको कोई लॉजिक पूछना है और आप पूछे हम ना बताएं तो बात सही है। आपने एक कमेंट कर दिया, आपको कंटिन्यू 1 घंटा कहीं बोलने के लिए खड़ा कर दिया है ना, आपको केवल इतना बोला है कि 1 घंटे तुम्हें यहाँ खड़ा होके बोलना ही है, तब आपको समझ में आएगी टीचर्स की कितनी एनर्जी लगती है और कितने एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
कि यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर ये दो चीजें परसेंटेज में है और एक चीज रुपए में है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये वार्षिक यानी एक साल, वार्षिक यानी कि एक साल, और ये 3 साल का ब्याज है। तो हमें तीनों को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम ये 8% और 6% को भी रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने 80,000 रुपए ब्याज पर दिए हैं। सोचो अगर ये 80,000 पूरे 8% पे दिए जाते, तो 80,000 अगर 8% पे दिए जाते तो हमें एक साल में 6400 रुपए ब्याज मिलता, और यही 80,000 हम 6% पे देते तो हमें 4800 ब्याज मिलता एक साल में। लेकिन मिला कितना है? 18,000 3 साल में, मतलब एक साल में 6,000। तो कहने का मतलब ये है 6400 और 4800 की जगह मिला 6,000 है, तो इन दोनों का रेशियो यहां से निकल जाएगा। इसी को आप चाहो तो आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? ये 6,000 रुपए जो ब्याज मिला है ना आपको, ये 6,000 रुपए मिला है किस पर? 80,000 पर। तो 80,000 पर 6,000 जो मिला है, इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5% आएगा। तो एक जगह 8% मिल रहा है, एक जगह 6% मिल रहा है, और ओवरऑल 7.5% मिल रहा है। तो यहां पर भी जब आप अंतर करेंगे तो ऐसा करने से भी आपका 3 और 1 का अनुपात आएगा। कहने का मतलब यह है कि आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप रुपए में भी कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन रुपीज में कन्वर्ट करना ज्यादातर केसेस में आसान होता है। अगर आपको लग रहा है रुपीज टफ है तो आप परसेंटेज में भी जा सकते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही अब हमने आपको दोनों तरीके बता दिया है, रुपीज से भी और परसेंटेज से भी। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन ये देखो। A part of 1,50,000 lent at 10% and 7% at the end of 5 years 60,000। एक आदमी 1,50,000 10%, 7%, 3 साल नहीं है, यहाँ 5 साल दिया है। 5 साल के अंत में इतना। अब देखो डायरेक्ट कर सकते हो, 1,50,000 का 10% डायरेक्ट मन में निकाल सकते हो। 1,50,000 का 10% यानी कि 15,000। 1,50,000 का 7% यानी कि 10,500। तो एक स्कीम आपको अगर पूरा पैसा इसी स्कीम में इन्वेस्ट करते तो इतना मिलता, दूसरी में इन्वेस्ट करते तो इतना मिलता। लेकिन मिला कितना है? 60,000 5 साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा? 12,000। ठीक है, अब देखो गेम खत्म हो गया। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने बस एक बार पढ़ा होना चाहिए। तो ये आ गया 1 और 2 का अनुपात। पैसा है 1,50,000, जिसे 1 और 2 के अनुपात में बांटेंगे तो 50,000 और 1,00,000। ये आपका आंसर। कौन सा पूछा है? 7% वाला पूछा है, ये वाला। तो 1,00,000। अब आ गया होगा समझ में सबको। कालू, अजय, पूजा, पार्थ, मुस्कान, इंद्राणी, देखो भी क्वेश्चन जब नया होता है ना, तो उसमें ना एक क्वेश्चन में थोड़ा कम समझ में आता है। जब आप दूसरा करते हैं तो दूसरे के बाद चीजें अच्छे से आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। हम आपको इस क्वेश्चन में एक ही चीज बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में 2 चीजें दी जाएं, मतलब 3 चीजें हमें होती हैं एलिगेशन में, 3 में से 2 चीजें एक फॉर्मेट में हो, यानी 2 चीजें परसेंटेज में हो, 1 रुपीज में हो, तो तीनों को सेम में कन्वर्ट करो, बस, बाकी कुछ नहीं है। अब ये एसआई का क्वेश्चन था। अब हम आपको एक क्वेश्चन दिखाएंगे परसेंटेज का। एलिगेशन हर जगह नहीं लगता, एलिगेशन केवल वहां लगता है जहां 2 चीजों का एक कंबाइंड इंपैक्ट निकल के कोई तीसरी चीज मिलती है। जैसे हम 2 स्कीम में पैसा जमा कर रहे हैं, तो 2 स्कीम में पैसा जमा करके दोनों से मिलाकर कुल हमें ब्याज मिलेगा, तो दोनों से मिलाकर के जो ब्याज मिलेगा वो हमें दिया गया है। तो जब 2 चीजों का कंबाइंड इंपैक्ट निकल के आता है, वहां एलिगेशन लगता है। सिंपल भाषा में यह है कि जब 2 चीजों को आप मिलाएंगे तो एक तीसरी चीज बनेगी, तो जहां 2 चीजों को मिलाकर के तीसरी चीज बनेगी वहां एलिगेशन लगाएंगे। थैंक यू अंकित।
साथ के साथ नहीं लिख पाते, बाद में लिख लिया करो। वो कभी कभी कुछ बच्चों की, देखिए स्पीड बढ़ाओ। अगर आप साथ साथ नहीं लिख पाओगे, स्पीड आपकी स्लो होगी, तो एग्जाम में फिर आपके पास टाइम कम पड़ेगा। यहाँ आपको सुंदर नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको एग्जाम के लिए स्पीड भी बढ़ानी है, तो लिखने की स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आपने बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा, रेलवे में तो खास तौर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक निश्चित वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5%, महिलाओं की 8% वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या 48,000 हो गई। 45,000 48,000 हो गई, यानी कि कितनी बढ़ गई? 3,000 बढ़ गई। यही मतलब हुआ। बताइए, किसी गांव की जनसंख्या जो 45,000 थी, अगर वो 48,000 हो गई तो मतलब 3,000 बढ़ गई। अब दिक्कत क्या है? ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में और ये नंबर में, लेकिन ये हमारी अब दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे? 45,000 का पहले 5% निकालेंगे, और 45 का 5% आएगा 2250। फिर 45,000 का दूसरा परसेंटेज कितना है? 8 निकालेंगे, और वो हमारा आएगा 3600। ठीक है, तो एक जगह बड़ी है 2250, ये है मेल की। दूसरी जगह बड़ी है 3600, ये है फीमेल की। और ओवरऑल बड़ी है कितनी? 3000। तो ये है ओवरऑल। गेम खत्म। अंतर 750, अंतर 600। अब 0 से 0, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। बहुत देखा होगा ये क्वेश्चन, अगर कोई बच्चे ने एग्जाम पहले दिए हैं, अगर किसी बच्चे ने पहले एग्जाम दिए हैं तो उन्हें पता होगा उस बच्चे को कि ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मतलब बड़ा फेमस क्वेश्चन है, स्पेशली बेसिक एग्जाम्स के, जैसे आपका एमटीएस है, कांस्टेबल है, रेलवे का है, ग्रुप डी का है, तो इन सभी एग्जाम्स में ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अब तो अच्छे से आ जाना चाहिए, आंसर तो आ रहे हैं। आसान है ना ये सब? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना, है ना? चलो अब दिखाते हैं बिल्कुल सेम ऐसा एक क्वेश्चन और करो। 2 करने से थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये देख लो, एक कस्बे की जनसंख्या 96,000 थी, पुरुषों की जनसंख्या 8%, महिलाओं की 5%। तो 96,000 थी, उसका 8%। 8 छिंग 48, 72 4 76। 96,000 थी, उसका 5%, 4800। तो एक हो गई 7680, और महिलाओं की बड़ी है 4800, और ओवरऑल कितनी बड़ी है बताओ? 96,000 से 102 720, तो 96 और 6, तो 6,720 बड़ी है। तो जनसंख्या जो बड़ी है वो बड़ी है 6,720। गेम खत्म। अब देखो 48 में अगर 20 जुड़ता तो ये होता, तो 192 है 0। 67 20, 80 से 20 जाएगा 60, और 76 से 67 जाएगा 9, 960। तो 960 का ये 2 गुना है, 2:1। लेकिन क्या अनुपात पूछा है? नहीं। उसने जो टोटल पॉपुलेशन 96,000 दी है, उसको 2 और 1 के अनुपात में बांटना है। तो 64,000 ये और 32,000 ये। अनुपात बांटना सबको आता है ना? तो ये मेल है और ये फीमेल है। क्या पूछा है? पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 64,000। पार्थ, अशोक, अजय, पूजा, बहुत खूब, आप हमसे बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, और आपको नॉर्मली परसेंटेज की बुक में आपको परसेंटेज में मिलेगा, लेकिन ये एलिगेशन से बहुत जल्दी हो जाता है।
अगर आपने पढ़ा हुआ ना एलिगेशन तो पता भी होता है कौन से क्वेश्चन एलिगेशन में नॉर्मली ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रिया, वंदना, जयश्री, मुस्कान, हेमराज, इसकी पीडीएफ आपको आज या कल पड़ जाएगी, ठीक है। चंचल, सुमन, शिवम, दीपक, राहुल, मजा आ गया जिनको, अच्छी बात है मेरे भाई। अब देखो, अब जो हम अगला कराने वाले हैं ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हर साल का एसएससी के एग्जाम में या तो सीजीएल में आएगा या सीएचएसएल में आएगा या सीपीओ में आएगा या जीडी में आएगा या एमटीएस में आएगा। एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में हर साल आना ही आना है कंफर्म, और कभी कभी सारे एग्जाम में आ जाता है। और वो क्वेश्चन क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये बहुत आता है एसएससी के एग्जाम में, मतलब दामाद समझ लो एसएससी का, हर साल किसी ना किसी पेपर में आता ही आता है कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय 24% बढ़ जाती है, खर्च भी 15% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाएंगे समझो। हम जानते हैं कि तीन चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और बचत। तो कौन सी दो चीजों को मिलाकर के तीसरी चीज बनती है, आप खुद सोचो, क्योंकि एलिगेशन में क्या होता है, दो चीजों को मिलाकर के एक तीसरी चीज बनती है। तो आप समझ जाएंगे कि इनकम को किसी में जोड़ने से दूसरी चीज नहीं बनी, घटाने से बनती है। जब हम बचत को और खर्च को जोड़ते हैं तब जाकर के हमारी इनकम बनती है, ये तो सब जानते हैं। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ने से इनकम बनती है। तो जब हमें एलिगेशन लगाना होगा तो एक साइड में एक्सपेंडिचर, एक साइड में सेविंग, और बीच में क्या लेंगे हम, इनकम, और गेम खत्म। अब देखो, एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो अगर आदमी का खर्च 70% है तो उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, 30%। ये तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर किसी आदमी का एक्सपेंडिचर 70 है तो बचत उसकी होगी 30, यानी कि दोनों का जो अनुपात होगा वो होगा 7:3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, गेम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया जी, ये देखो, यदि उसकी आय 24% बढ़ती है तो आय कहां लिखते हैं, बीच में। खर्च 15% बढ़ता है, खर्च इधर लिख लेते हैं, तो खर्च लिखेंगे यहां लिखेंगे क्या, सेविंग। तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी, यानी यहां जो वृद्धि हुई है वो पूछी है, और वो निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, अनुपात। अनुपात हमें पता है कितने का, 7 का और 3 का। तो अनुपात 7 और 3 का है। आगे आप ये निकाल सकते हैं, जी हाँ, 15 और 24 का अंतर है 9, ठीक है। तो 3 की वैल्यू 9 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू 21। अब बताओ, 24 से इधर वैल्यू छोटी है तो इधर वैल्यू 24 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी, 21, यानी कि 45। यही आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए, केवल एसएससी नहीं, इस भारतवर्ष में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाइए, चाहे बैंकिंग का दे रहे हो, क्लर्क का, पीओ का, चाहे सीडीएस का दे रहे हो, चाहे एफकेट का, मतलब कहने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी एग्जाम आप सोच सकते हैं। ये वाला मेरा एसएससी पेपर में आया था, आया होगा पार्थ, हमने कहा ना ये तो दामाद क्वेश्चन है एसएससी का। हर साल हम इस क्वेश्चन को अब से नहीं देख रहे हैं, लास्ट 12 साल से देख रहे हैं। 13 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, 13वां साल चल रहा है, और इस 13 साल में एक भी साल हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी ना किसी एग्जाम में ना आया हो। 5 सालों से तो एसएससी में तो कंटिन्यू आ रहा है, उससे पहले भी आता रहता था, मतलब ये बहुत ज्यादा आता है। यही वाला सर, क्या यही वाला एक बार और रिपीट कर रहे हैं, एक और कराएंगे ऐसा, है ना। सबसे पहली चीज ये है कि इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग को मिलाकर के इनकम बनती है, तो दोनों को जोड़ करके इनकम बनती है।
तो इनकम का परसेंटेज कितना बढ़ रहा है दिया है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है दिया है, सेविंग का निकालना है। तो इसे निकालने के लिए दोनों का अनुपात पता होना चाहिए। उसने कहा एक्सपेंडिचर 70% है तो सेविंग कितनी होगी 30%, तो अनुपात कितना हो गया 7 और 3। तो अगर इनका अनुपात 7 और 3 पता है, ये पता है, तो ये आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, फिर भी समझ में ना आए तो बताना। हाँ, शादी वाले फूफा जी हैं ये, हर जगह आ जाते हैं, बिल्कुल सही। ये देखो, अब इसे बताओ, अब इसे आप देखो कैसे चुटकियों में करने वाले हैं। इसके बाद भी दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हमें उम्मीद है इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। इस साइड में एक्सपेंडिचर लिखो, इधर सेविंग और बीच में इनकम। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो 60 खर्च करता है मतलब 40 बचाता है। अनुपात हो गया 2 का, सॉरी, अनुपात हो गया 3 का और 2 का। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में आपको अनुपात दे दिया, ठीक है। उसकी आय 15% बढ़ती है, आय लिखते हैं बीच में, तो 15 यहां लिखेंगे। खर्च 5% बढ़ता है, खर्च यहां लिखेंगे। तो यहां क्या रहेगी सेविंग। अब ये कैसे निकालनी है ये हम नहीं बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद कैसे करना है ये हम नहीं बताएंगे। थैंक यू सर लॉजिक के लिए, चलिए अच्छी बात है। कालू, पार्थ, पूजा, हिमांशी, ये अभी भी देखो बच्चे बता रहे हैं कि इस बार भी एसएससी जीडी में आया है। सीजीएल, अब देखो ये जीडी में भी आता है, सीजीएल मेंस में भी आता है। एसएससी का सबसे छोटा लेवल का एग्जाम जीडी का होता है, और एमटीएस वगैरह, और सबसे बड़ा लेवल सीजीएल होता है मेंस। तो सीजीएल मेंस में भी आता है, लास्ट ईयर का देखेंगे उसमें भी मिलेगा, और इसी साल जीडी में भी अभी आया रिसेंटली, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए क्या है इसका। तो 5 और 15 का अंतर 10, तो 2 को 10 करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, तो ये होगा 15। अब 15 से इधर वाली वैल्यू छोटी है तो इधर वाली वैल्यू 15 से बड़ी होगी, 15 यानी कि 30। यही आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आपका आना, वैसे तो हम कह रहे हैं कि हर सेट में तो देखो नहीं मिलता कोई भी क्वेश्चन, अब ये नहीं कि आप हर सेट में मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम सेट्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। कितना आसान है। अब देखो एक और आपको मजेदार क्वेश्चन कराने वाले हैं परसेंटेज का, और वो एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन आपने वो कभी कभी देखा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं आता। लेकिन ये वाला क्वेश्चन और पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन परसेंटेज का जो हमने कराया है, ये दोनों बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ज्यादातर ये दोनों क्वेश्चन एलिगेशन से या फिर एवरेज वाले, ये ज्यादा देखे, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है,